हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत, जो कि हमारा एनसीईआरटी महेश कुमार वर्णवाल सर का ऑब्जेक्टिव जो बुक है वो हमारा सीरीज चल रहा था। और इस सीरीज़ में हम लोगों ने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म कर लिया है। और ये हमारा आज मध्यकालीन भारत, जो कि पूरा इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। जो भी इस बुक में आपको क्वेश्चंस दिए गए वो सारा का सारा इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें। जो भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम्स में आपको हूबहू देखने को मिलता रहता है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी प्रकार की और वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। अगर आपने इस वीडियो में पहले से इन सभी टॉपिक्स को नहीं देखा, यानी जो भी हमारा ऑलरेडी खत्म हो चुका, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। देखिए, पाल वंश का संस्थापक के रूप में गोपाल को जाना जाता है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। देखिए, इसमें आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए जा रहे हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ करके समझ सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पहला ये कि गोपाल ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो गोपाल ने जो कि बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, साथ साथ पूछा जा सकता है कि गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश की राजधानी क्या थी, मुंगेर। और साथ ही साथ गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखा दूंगा। बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप हमारे जो कि वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन होकर के वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन ये दिया गया कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया गया था धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने कराई थी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। तो सही आंसर होगा धर्मपाल। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी गई थी किसके द्वारा। तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, दंती दुर्ग के द्वारा। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में पूछ ले कि राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी तो कह सकते हैं मन्याखेत, याद रखेंगे। देखिए, इससे जुड़ी कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा गया, पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो है कि दंती वर्मन या फिर दंती दुर्ग था, जिसने 736 ईस्वी में चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को पराजित करके दक्कन के अधिकांश भाग को अपने अधिकार में ले लिया। दंती दुर्ग ने मन्याखेत या फिर मालखंड को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना। और साथ साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक और आदि उपाधियां भी धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी बंगाल में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का जो कि क्षेत्र था पुंड्रवर्धन, प्राचीन काल में उत्तरी बंगाल का एक क्षेत्र था। ठीक है, जिसमें पुंड्र लोग रहते थे। तो ये आपको याद रखना। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन को नया संवत चलाने का चूँकि एक श्रेय प्राप्त है। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, इनके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि राजा लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत नामक एक नया संवत चलाया था। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे कई चीज़ें इनके बारे में लिखी गई, आप इनको पढ़ करके याद रख सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। लक्ष्मण सेन जो है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो सही आंसर हो जाएगा कुमारपाल। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जावा सुमात्रा से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चंस इतना ज़्यादा पूछा गया है, आपको भी पता होगा, तो ध्यान रखिएगा गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो राइट आंसर होगा जयदेव। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, और ये लक्ष्मण सेन के दरबार में ही रहते थे, तो ये भी आपको याद रखना है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है जिसे रीति मंजरी आप याद रख सकें। रीति मंजरी भी इन्हीं की जो की रचना है, यानी कि जयदेव की ही रचना है रीति मंजरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया सूर्यवंशी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है। भोजशाला मंदिर के अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो राइट आंसर होगा भगवती सरस्वती। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि गौडवाहों के रचयिता कौन थे। गौडवाहों के रचयिता कौन थे? तो वक्तपति। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, वक्तपति। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि गौडवाहो कनौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि वाकपति की एक काल्पनिक रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। गौडवाहो की रचना जो है प्राकृत भाषा में की गई थी, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कि कलहण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया। कलहण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जोनराज और श्रीवर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि राजतरंगिणी के लेखक कलहण के समय शासक कौन था। राजतरंगिणी के लेखक कलहण के समय शासक कौन था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए जय सिंह। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, जय सिंह। देखिए इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं जो कि अक्सर पेपर में आपको देखने को मिलता रहता है, और ये है कि राजतरंगिणी कलहण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। साथ ही साथ वे कश्मीर के शासक जयसिंह के दरबार में रहते थे, और यहाँ से पूछा जाता है कि राजतरंगिणी की जो रचना काल है वो कब माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे 12वीं सदी, यानी कि 1147 से 1149 तक बताया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम क्या है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, कश्यप मेरू। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स जो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ से आपको इतनी सारी क्वेश्चन मिल जाती हैं, तो आप इन सभी को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है। राणा कुंभा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कला निधि इनकी रचना नहीं है। बाकी आप इन सभी को याद रख सकते हैं, इन्हीं की रचना थी राणा कुंभा की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि जजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था। जजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बुंदेलखंड। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तोमर नरेश ने। ठीक है, तोमर नरेश, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन बनता है कि पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, संयोगिता से विवाह किया था। देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो कि पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता था, और ये चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। उसे ध्यान रखेंगे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन्स पूछा जाता है, राय पिथौरा किसे कहते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान या फिर पृथ्वी तृतीय याद रख सकते हैं। ठीक है, और वह दिल्ली की गद्दी पर 1178 में बैठा था। पृथ्वीराज रासो जो कि इसके रचयिता कौन थे, तो पृथ्वीराज रासो के चंद्र बदाई, आप इसको याद रख सकते हैं, जो कि इनके दरबार में ही वो कवि थे। क्लियर, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी गढ़वाल नरेश जयचंद की पुत्री जो थी वो संयोगिता से विवाह किया था। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी। उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी मोहम्मद गौरी। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था, तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, और यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो देखिए गुलाम वंश का संस्थापक जिसको हम लोग मामलुक वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश को मामलुक वंश कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि उत्तर भारत में चांदी का टाका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था।
तो मध्यकालीन शासक कौन था? तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, इल्तुतमिश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता था? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट वन बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, ऑप्शन ई बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो भारत आया था 1333 ईस्वी में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल था? ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ऊपर में जो क्वेश्चंस बताया था कि मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी रेहला, ठीक है, रेहला, तो ये आपको याद रखना है, रेहला। फिलहाल अगर हम बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शन शास्त्र में वो कुशल था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? विरोधों का मिश्रण या फिर विरोधाभासों का मिश्रण अक्सर देखने को मिलता है, तो सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि किसने सन 1329 से 1330 के मध्य तांबे के सिक्के के जो कि प्रतीकात्मक, ठीक है, जिसको सांकेतिक मुद्रा कह सकते हैं, रूप में परिचालन कराया था, जो कि चलन मुद्रा का शुरू किया था? तो सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह स्थित है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, औरंगाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि लोधी वंश जिसके द्वारा स्थापित किया गया था, लोधी वंश जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बहलोल लोधी के द्वारा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी अंतिम शासक हुआ 1526 ईस्वी में। आपको पता है कि बाबर के साथ इसका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें ये जो कि हार गया, और उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? गुलरुखी नाम से अपनी कविताओं की रचना की थी, और वो कौन था? तो वो था सिकंदर लोधी, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक जो था वो था सिकंदर लोधी, जो कि हम कह सकते हैं 1504 ईस्वी में इसने स्थापना किया था आगरा की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त कर दिया था? तो चालीसा को समाप्त किया गया था, ऑप्शन सी, बलबन के द्वारा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत का विस्तार से व्याख्या किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो वो किसने की थी? तो सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, ठीक है, हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दक्षिण में कंपीली में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए सेनापति हरिहर और बुक्का ने संत विद्याधरण के प्रभाव में आकर
1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। विजयनगर राज्य की जो राज्य भाषा थी वो तेलुगु थी। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हम्पी। नेक्स्ट वन है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुक्का प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे वो कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे जो कि काफ़ी फेमस तेलुगु कवि थे। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हम्पी में। नेक्स्ट वन है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? सर्वप्रमुख विशेषता थी भू राजस्व। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में प्रसिद्ध युद्ध कौन था? तालीकोटा का युद्ध। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर के राजाओं का। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, अब्दुल रजाक विजयनगर किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा देवराय द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि बहमनी राज्य की संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। ऑप्शन हम जो कि ए को टिक करेंगे। ठीक है, और अगर मैं आपको बता दूं कि बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू, जिसका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है, हसन गंगू भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था? बीजापुर किस लिए प्रसिद्ध था? तो आपको पता है गोल गुंबज के लिए। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? बीदर में मदरसे का निर्माण कराया गया था महमूद गवाह के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? सुविख्यात कोहिनूर हीरा जो है वो किस खान से निकाला गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, गोलकोंडा की खान से। देखिए इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खादान से प्राप्त किया गया था, और यह एक ऐतिहासिक नगर है जो एक किला और भगवान शेष नगर है। लेकिन अभी भी कई देश जो कि कोहिनूर हीरा को अपना होने का दावा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं। होयसल स्मारक जो है पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलीवीड और वेल्यूर में। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि दक्षिण भारत में पॉलीगार कौन थे? दक्षिण भारत में पॉलीगार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया था? गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया गया था किसके द्वारा? तो अहमद शाह बहमनी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर और मेवाड़ के राजा राणा संगा के मध्य हुआ था, जिसमें राणा संगा की पराजय हुई थी। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसी युद्ध में विजय के उपरांत जो कि बाबर ने जिहाद का नारा भी दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध में करेंगे? बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली का किला-ए-कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने कराया था। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पट्टा और काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी, तो शेरशाह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर पूछ ले कि पट्टा और काबूलियत किसके लिए था, तो कृषकों की सहायता के लिए था, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम में स्थित है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी। अकबर की आयु कितनी थी, तो राइट आंसर होगा 13 वर्ष। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बैरम खां ने गुरुदासपुर के निकट कलानौर पंजाब में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक करवाया और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। राज्याभिषेक के समय अकबर की जो आयु थी वो 13 वर्ष 4 महीने थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इबादत खाना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछ जाने वाला क्वेश्चन है, अबुल फजल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन ए को टिक करेंगे, अकबर। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों रचना का श्रेय प्राप्त है। हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है, बताइए। सही आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अकबर, ठीक है, अकबर। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था। दीन इलाही नामक जो धर्म है इसको स्टार्ट किया गया था किस वर्ष, तो 1582 ईस्वी में। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतरता की कड़ी थे, तो सही आंसर है ऑप्शन बी टोडरमल, ठीक है, टोडरमल। ध्यान रखिएगा, इससे जुड़ी कई चीज़ें यहाँ पे आप लोग को मेंशन किया गया, आप इसको पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे भी ये सभी चीज़ें आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप पीडीएफ को भी पढ़ करके सभी चीज़ें को याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। महाभारत का फारसी में अनुवाद जो हुआ था उसका हम लोग रज्मनामा कहते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, तो मैं आपको बता दूं कि जैन आचार्य जो थे हरिविजय सूरी, ठीक है, हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजपूताना ने किस निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, और वो था मेवाड़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए पंचमहल। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था। वो प्रथम व्यापारी था राल्फ फिंच, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी। दुर्गावती जो रानी थी वो मंडला की रानी थी, ऑप्शन ए टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ किया था। दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा स्टार्ट किया गया था जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था। सर थॉमस रो को मिलने का अवसर कहाँ दिया था, अजमेर में, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया। तंबाकू के प्रयोग का निषेध जहांगीर ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न जहांगीर महल कहाँ स्थित है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है, राइट आंसर है ऑप्शन सी आगरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुनिसा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मेहरुनिसा जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी, ध्यान रखेंगे। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी। आत्महत्या की गई थी जो कि कौन थी, तो शाह बेगम, ऑप्शन बी सही होगा।
यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जहांगीर की पत्नी शाह बेगम ने जहांगीर के शराब की आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। शाह बेगम का वास्तविक जो नाम था मान बाई था, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। मान बाई से जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना, सभी चीज़ आप यहाँ पे बाकी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचे। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के समय में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था। मुमताज़ महल का वास्तविक नाम जो था अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जम्मा मस्जिद दिल्ली। तो इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि दिल्ली की जम्मा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी में किया था और इसमें शाहजहानी शैली से जो कि फूलदार अलंकरण की मेहराबें बनी हुई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां के साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अहमदनगर। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी और वो कौन था। तो वो था औरंगजेब, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था। बीबी की मकबरा का निर्माण किसने कराया था। औरंगजेब ने कराया था, ऑप्शन जो कि डी सही आंसर होगा, ठीक है। और अगर पूछ लीजिए कहाँ पे है तो ये औरंगाबाद ज़िले में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था औरंगजेब के द्वारा। क्लियर, ध्यान रखेंगे, औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ध्यान रखेंगे पहला राज्याभिषेक हुआ था 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में और दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ था वो 15 मई 1659 को हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात की जा रही है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो कि मुगल सम्राट कौन था। तो राइट आंसर है मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ अगर याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछता कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था तो वहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय को टिक करते। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किसके शासनकाल में हिजड़ों व महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो राइट आंसर है महमूद शाह, 1719 से लेकर के 48 तक इसने शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्रपति की उपाधि धारण कब की थी, 1674 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी। तो राइट आंसर होगा रायगढ़, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, रामदास। नेक्स्ट वन ये बनता है कि वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफजल खां, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर सारे टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर सकते हैं। मैंने जैसे अगर अभी मराठा साम्राज्य का उदय हम पढ़ रहे हैं तो मराठा साम्राज्य से रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे चेक कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएगी। सभी क्वेश्चन से, सभी टॉपिक से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करा रखे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मराठा भू राजस्व प्रथा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि कौन इतिहासकार पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, काशीराज पंडित, ऑप्शन बी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के पश्चात मराठों ने मुगलों के विरुद्ध किस के नेतृत्व में जारी रखा। सही आंसर है ऑप्शन ए ताराबाई। नेक्स्ट वन ये बनता है कि किस संधि के अंतर्गत शिवाजी ने किले मुगलों को सौंप दिए थे। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, पुरंदर। ठीक है, पुरंदर के संधि के तहत कब हुआ था, 1665, जून 1665। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि चौथ क्या था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता रहता है, चौथ क्या था। तो चौथ कह सकते हैं कि पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया जाने वाला भूमि कर था। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता है। पेशवा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, प्रधानमंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट बनता है कि गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था। गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को किसने लागू किया था, तो शिवाजी ने लागू किया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे सशक्त पेशवा कौन था। सबसे सशक्त पेशवा कौन था। ऑप्शन बी सही आंसर है बालाजी बाजीराव, जो कि प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि छत्रपति संभाजी किस वंश का शासक था। छत्रपति संभाजी जो है वो किस वंश का शासक था, तो राइट आंसर है मराठा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है। मराठों के उत्कर्ष का जो कि कौन सा कारण सही है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था, तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी तलवंडी। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। तो प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है हेमकुंड। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, हेमकुंड जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और चमोली जिला आपको पता है क्यों फेमस है, तो फूलों की घाटी के रूप में भी जानते हैं चमोली को। ठीक है, गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन हुआ। गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी जो थे वो थे गुरु अंगद। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, गुरु अंगद। देखिए इनसे जुड़े कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं, अक्सर ध्यान रखेंगे। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे और इनके उत्तराधिकारी के रूप में गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे जो कि धर्म गुरु बने। गुरु अंगद का मूल नाम जो था लहना था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि की स्टार्ट की थी, यानी कि रचना की थी। तो ये डायरेक्ट पूछता है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी, रचना किसने की थी, तो गुरु अंगद ने की थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है। गुरु गोविंद सिंह की महानता किसमें निहित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने सैनिक संप्रदाय के अंतर्गत पाहुल प्रणाली को आरंभ किया था। बाकी और चीज़ों की पढ़ सकते हैं, जैसे खालसा पंथ की स्टार्टिंग भी इन्होंने ही की थी और 5 ककार को भी इन्होंने ही जो कि दिया था। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि सिख गुरु जिन्होंने जफरनामा को फारसी में लिखा था। जफरनामा को फारसी में किसने लिखा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कि निम्नलिखित में से सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। जस्ट हम लोगों ने अभी ऊपर में देखा था कि अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह और 10वें गुरु भी थे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि अकाल तख्त किसके द्वारा बनाया गया था। अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि सिखों को एक सैनिक और लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय किसे है, तो ये श्रेय है गुरु हरगोविंद सिंह का है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए इस पुस्तक में लिखी गई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि सिखों को एक सैनिक और लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय गुरु हरगोविंद को जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उनका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है। यह कथन है रामानंद का। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था, तो शंकर देव। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर होगा वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर होगा रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर तथा जहांगीर के, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कृष्ण जीवन पर परख प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो रस खान ने की थी, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, सॉरी ऑप्शन सी को। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? तो सही आंसर है तुकाराम, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, तुकाराम। अगला प्रश्न कह रहा है कि ताजमहल को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, उस्ताद अहमद लाहौरी। क्लियर, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जो कि रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किसके कहने पर किया था? तो अकबर के कहने पर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि मुगल काल के दौरान एक विदेशी व्यापारी भारत आया था तथा उसने एक विशेष रूप से तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम क्या था? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रावेनियर। ठीक है, ट्रावेनियर, ऑप्शन हम जो कि सी को टिक करेंगे। और ये फ्रेंच व्यापारी था। ठीक है, फ्रेंच व्यापारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? तो तानसेन और बैजू बावरा का संबंध अकबर के समय से है, ऑप्शन सी टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, चित्रकला। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, जिसका निर्माण जो कि औरंगजेब ने कराया था, ये औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की निम्न में से किसे तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है? हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा अमीर खुसरो, ऑप्शन बी सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है कि बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, बीजापुर जो कि गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विश्व धरोहर स्थल को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है? मुगलों का कब्रिस्तान के रूप में कहा जाता है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन हम ई को टिक करेंगे। देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्यों कहा जाता है। दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि इस मकबरे में मुगल परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। इसमें हुमायूं, दारा शिकोह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की कब्रें प्रमुख हैं, तो इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने जो कि जितने भी मध्यकालीन भारत से क्वेश्चंस दिए गए थे वो सभी के सभी कवर कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और बाकी के अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है, बाकी के टॉपिक्स जो कि बाकी के चैप्टर्स को नहीं देखा, तो जा करके आप देख सकते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आधुनिक भारत के साथ। और आधुनिक भारत हम लोगों ने ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और साथ ही साथ अभी जस्ट मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ दिया था, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से। तो अगर आपने इसको भी नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखिए, और हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।
छोटा सा अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है बिल्कुल फ्री प्लान, ठीक है, अनअकैडमी की तरफ से। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ पे जा करके जो कि ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें बेनिफिट मिल जाएगी। आप इसमें 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस ले सकते हैं और साथ ही साथ वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। फ्री लाइव क्यूज़ कराया जाएगा 20,000 प्लस क्वेश्चंस के साथ, और आपको डेली जो कि टॉप 20 क्वेश्चंस कराए जाते हैं, फ्री लाइव क्यूज़ कराए जाते हैं, और ये आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस कराए जाते हैं रेगुलर 8 बजे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जा करके ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। हमारे रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं निरंजन 10, जो कि आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा।